देखिए टेरिडोफाइट में अब तक जो आपने देख रखा है वो क्या देखा था कि भाई ये स्थल, ये जल, ठीक है, यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, टेरिडोफाइट मिल रही है, पत्ती है यानी कि पर्ण, क्या नाम दिया इसको, बीजाणु पर्ण, क्या मिल रहा है इस पर, बीजाणु मिल रहा है, ठीक है, फिर इस पर इसकी क्या है, जड़ें हैं, ठीक। अब इसमें से कहीं ना कहीं क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन किसका निर्माण हुआ, बीजाणु का, वो बीजाणु कहाँ आया, स्थल पर, ठीक है। अब स्थल पर आने के बाद ये क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित हुआ तो क्या बनाया, युग्मकोद भिद, फिर इस युग्मकोद भिद में क्या मिल रहा था, पुंधानी और स्त्रीधानी, पुंधानी से आया पुमणु, स्त्रीधानी से आया अंड, इन्होंने निषेचन किया, निषेचन करने के बाद क्या बना, युग्मनज, फिर ये आगे चल के विभाजन किया, क्या बना, भ्रूण, फिर आ गया कहां पर, स्थल पर, क्या बना दिया, ऐसा ही देखा था, ठीक है। लेकिन अब इस बार टेरिडोफाइट का एक अलग सा जीवन चक्र देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इससे अलग हो, ठीक है। देखिए अभी तक एक ऐसा टेरिडोफाइट देखा था जो कैसा था, द्विलिंगी था, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग भी आता, दोनों एक ही शरीर पर, ठीक है। एक शब्द आता है एक लिंगी, इसको कहते हैं हम लोग यूनि सेक्सुअल, ये पहला वर्ड, और दूसरा द्विलिंगी, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या हुआ, तो एक शरीर है और इस पर केवल एक ही लैंगिक अंग है, या तो नर या मादा, अगर नर होगा तो मेल का बॉडी अलग होगा और दूसरा फीमेल का बॉडी अलग होगा, ठीक है। और दूसरा द्विलिंगी में क्या है कि एक ही शरीर है, इस पे मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब कि जनन अंग, जहां से कहीं ना कहीं युग्मक का जनन होने वाला है, ठीक है। तो ये द्विलिंगी कहलाएगा और ये एकल लिंगी। तो अभी तक आपने जो टेरिडोफाइट का जीवन चक्र देखा है वो कौन सा देखा, एकल लिंगी की द्विलिंगी, द्विलिंगी देखा। अब चलते हैं देखने क्या, एकल लिंगी, ठीक है। ये लिखवाना पड़ेगा, एकल लिंगी और द्विलिंगी, एक ऐसा जीव जिसके शरीर पर नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं द्विलिंगी। और एक ऐसा शरीर, एक ऐसा जीव जिसके शरीर पर या तो नर या तो मादा दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा, ऐसे जीव को क्या कहेंगे, एक लिंगी। हो जाएगा, चलो अच्छी बात, पक्का लिख लोगे ना, कल काम करना, कल लिख कर गया एक लिंगी और द्विलिंगी खुद से, कल कहीं लैंग्वेज मैच कर गया ना तो उस सब का पन्ना फाड़ देंगे जिसका जिसका मैच करेगा, याद रखना। इससे पहले बर्दाश्त किया हमने, समझ में आई, पूरा का पूरा मैच करा दिया था आप लोगों ने। तो प्रयास करिएगा, कोई किसी को कॉपी नहीं देगा, खुद से प्रयास करो लिखने का। बाबू यहाँ पे कॉपी दे दे तो एग्जाम में कौन देगा, कोई नहीं। एग्जाम में आपका बहुत खास मित्र आपके आगे होगा या फिर आपकी खास सहेली, और उसको ऐसे आंसर बता, हट, ऐसा होता, समझ में, वो नहीं बताएगी तुमको। चलिए आगे देखें हम लोग। तो वही चीज है कि भाई पढ़ाई में दुश्मनी जरूरी है, तभी आप आगे जाओगे, बेहतर करोगे, ठीक है। चलिए आप आपस में यदि कंपटीशन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पढ़ाई में सोचोगे सब साथ में लेके मिल बांट के चले, कभी ऐसा नहीं होता, समझे। आगे हाँ, समझने के क्रम में मिल बांट के समझिए, ठीक ना, लेकिन जब बात आती है अपना ज्ञान लिखने की तो उस समय मिल बांट के मत करिए। आइए बस बस बातें खत्म। देखिए ये एक स्थल हो गया, ठीक है, इस तरफ भी स्थल दिखा देते हैं, इधर जल, ठीक है। अब देखो यहां पर एक टेरिडोफाइट है, इसको हम एक दे देते नंबर, एक और है, इसको सेकंड नंबर। अच्छा, पत्तियां जब तने से छोटी होती है तो क्या नाम देना चाहिए उसको, लघुपर्ण या दीर्घपर्ण, लघुपर्ण, ठीक है। दोनों के दोनों कैसी है, लघुपर्ण, ठीक। अब समस्या क्या है कि दोनों की दोनों है कैसी बच्चा, एक लिंगी। अभी तक कैसा देखा था, द्विलिंगी देखा था, अब यहां पर है कैसी है, एक लिंगी, ठीक। अब मैंने अगर सपोज मानने के तौर पे कह दिया कि ये कौन है आपका मेल और ये कौन फीमेल,
ठीक है। तो मेल में जो पत्ती होगी जिस पर क्या मिल रहा होगा, बीजाणु धानी मिल रहा होगा क्या, सेम उसके जैसा ही कंडीशन है, टेरिडोफाइट वाला ही है, ठीक है ना। यहां भी क्या मिल रहा होगा, बीजाणु धानी मिल रहा होगा। ठीक है। अब नर में जो पत्ती है या फिर जिस पर क्या मिल रहा है, बीजाणु धानी, तो नर के लिए याद रखिएगा बच्चा यूज करते हैं एक शब्द लघु, ठीक है। अब मादा के लिए यूज करते हैं गुरु, आएगा जब आपका जनन का चैप्टर तो वहां पर भी ये लघु और गुरु वाली बात आएगी, मानव में भी आती है, ठीक है। यानी कि जब मनुष्य का जनन पढ़ोगे तो वहां पर भी आती है। तो याद रखना वो पत्ती जिस पर क्या मिलता था, बीजाणु धानी, उसको क्या बोलते थे, बीजाणु पर्ण बोलते थे ना, ठीक है। लेकिन इस बार याद रखना कि अब इसको क्या बोलेंगे हम, लघु बीजाणु पर्ण। बात वही है, बस हमने थोड़ा सा नाम बदल दिया है। इस क्यों बदला, क्योंकि इस बार जो टेरिडोफाइट है वो कैसा है बच्चा, एकल लिंगी है। जब तक द्विलिंगी था मैं सीधा सीधा बोलता था क्या, इसको बीजाणु पर्ण बोलता था, लेकिन इस बार क्या बोला, लघु बीजाणु पर्ण। तो लघु यदि दिख रहा है नाम में तो सीधा साधा आपको ये समझना है कि ये जो पत्ती है इस पर जो बीजाणु होगा वो किसके लिए है, नर के लिए, ठीक है। तो नर में हमेशा क्या लगेगा, लघु, ठीक है। लघु बीजाणु पर्ण बोला यानी कि एक नर टेरिडोफाइट है और इसके पास क्या है, एक पत्ती है जिस पर क्या मिल रहा है, बीजाणु धानी, ठीक है। अब यहां भी सेम कहानी है, यहां पर इस पत्ती को नाम दिया जाएगा बच्चा गुरु बीजाणु पर्ण, खाली नाम बदला है, बाकी सब कुछ क्या है वैसा का वैसा ही है। तो लघु बीजाणु पर्ण नर भाग का या नर टेरिडोफाइट की वे पत्ती जिस पर क्या मिल रही है, बीजाणु धानी मिल रही है। गुरु बीजाणु पर्ण मादा शरीर का या फिर मादा टेरिडोफाइट का वह पत्ती जिस पर क्या मिल रही है, बीजाणु धानी, उसको क्या बोला, गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। अब दूसरा ये लघु बीजाणुपर्ण यानी कि उस पत्ती का नाम हो गया, गुरु बीजाणुपर्ण उस पत्ती का नाम जिस पर क्या मिल रहा है, बीजाणु धानी मिल रहा है। अब इसे बीजाणु धानी का नाम क्या दिया था आपने, सिंपल सा लिखा था क्या, बीजाणु धानी, लेकिन इस बार किसका बीजाणु धानी है, नर का ना, तो नर के साथ क्या लगाते हैं, लघु। इस बार क्या कहेंगे इसको, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। दिक्कत कोई, यहां पे क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या बने हैं, क्या बने हैं, बीजाणु। तो नॉर्मली हमने क्या बोला था इनको, बीजाणु। अब यहां पे क्या कहना चाहिए इसको, लघु बीजाणु, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहा है, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं क्या, बीजाणु, उसको नाम दिया जाएगा क्या, लघु बीजाणु, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहा है, गुरु बीजाणु धानी। ऐसे गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाया जा रहा है लघु गुरु बीजाणु, ठीक है। अब आगे की कहानी देखें तो इसके अंदर बन गया लघु बीजाणु, यहाँ क्या बन गया, गुरु बीजाणु। यहां से लघु बीजाणु आ जाएगा कहां पर, स्थल पर। यहां से भी गुरु बीजाणु कहां चला आया, स्थल पर, ठीक है। अब क्या होगा, अंकुरित होगा ये, तो अंकुरित होगा तो क्या बनाएगा, युग्मकोद भेद। ये भी अंकुरित होगा तो क्या बनाएगा, युग्मकोद भेद। अब युग्मकोद भेद के अंदर कोशिका की संरचना बोले या कोशिका कैसी होती है, अगुणित की द्विगुणित, अगुणित होगा युग्मकोद भेद का, ठीक है। एक यहां पे n लिख देता हूं ताकि क्लियर रहेगा, ठीक है। तो बन गया क्या, अंकुरित होकर युग्मकोद भिद बन गया। इधर भी है, यहाँ भी क्या बन गया, युग्मकोद भिद। अब ये कैसा है, एक लिंगी की द्विलिंगी। यहाँ तक की कहानी टेरिडोफाइट पिछले वाले से मैच कर रही है ना, खाली नाम में थोड़ा सा अंतर आया है बस, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ के बाद क्या हो गया था कि पुंधानी और स्त्री धानी दोनों के दोनों एक ही युग्मकोद भिद पर मिल रही थी ना,
है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये किसका भाग है? नर का भाग है ना, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए? स्त्रीधानी की पुंधानी? बिल्कुल, तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चा? पुंधानी, क्योंकि ये क्या निकला है? ये किससे निर्मित हुआ है? एक नर भाग से निर्मित हुआ, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? पुंधानी। यानी कि एक ऐसा युग्मकोद्भिद होगा जिस पर नर जनन अंग मिलेगा, उसका नाम क्या है? पुंधानी। ये किससे निर्मित हुआ है? मादा शरीर से निर्मित हुआ है, तो इस पर जो जनन अंग होगा वो कौन होगा? स्त्रीधानी। कोई समस्या नहीं है अभी तक ना? चल अब आगे, इस नर जनन अंग में से यानी कि पुंधानी में से क्या बनेगा? पुमणु। यानी कि यहां पर जो युग्मक के रूप में बन रहा है वो कौन बन रहा है? पुमणु। यहां से क्या बनेगा? अंड। लो अच्छा देखो, यहां से पुमणु आ गया, यहां से कौन आ गया? अंड। दोनों कहां चले आएंगे? जल में। ठीक है, क्या कर लेंगे? निषेचन कर लेंगे। निषेचन करने के फलस्वरूप क्या बनाएंगे? युग्मनज। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, मनुष्य में याद है क्या आपको कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किया जाता है? लिंग निर्धारण करने का मतलब क्या होता है कि अगली पीढ़ी नर के रूप में पैदा होगी या मादा के रूप में पैदा होगी, इसका जब निर्णय लिया जाता है तो इसी को कहते हैं क्या? लिंग निर्धारण। इसका लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है? नाम भी है, हाँ, वाई गुणसूत्र। तो वाई है तो बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सा गुणसूत्र है। तो याद रखना कि वाई गुणसूत्र क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। जैसे आप एक मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य में 23 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी में है। ठीक है, तो 23 गुणसूत्र नर में भी है, 23 गुणसूत्र मादा में भी है। किस रूप में मिल रहे हैं? जोड़ी के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, जब यहां पर युग्मक बनेंगे एक नर में तो क्या बनेगा युग्मक के रूप में? शुक्राणु। मादा में क्या बनेगा? अंडाणु। तो जो 23 जोड़ी मिल रही थी वो जोड़ी क्या हो जाती है? टूट जाती है। यानी कि टोटल कितने थे हमारे पास? 46। एक नर में भी था और एक मादा में भी था। अब युग्मक बनने से पहले कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अब मेरे अंदर यदि मैं कहूं कि 46 है तो मेरे जो युग्मक बनेंगे उसमें कितने होंगे? 23 होंगे। अक्सर आपको क्या लिखते हो? देखो तो अक्सर आप ऐसा लिखते हो कि ये द्विगुणित है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ये कैसा हो जाएगा? अगुणित। यानी कि ये 2 गुना है, ये क्या है? 1 गुना है। ये n है तो ये क्या होगा? 2n। और अभी मेरे अंदर यदि 2n कोशिका मिल रही है यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? द्विगुणित है। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितने हैं? 46। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। समझे? इसका मतलब या फिर इसके सारांश का मतलब यही होता है कि जब भी आपके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। यानी कि मेरे अंदर यदि युग्मक के रूप में शुक्राणु बन रहे हैं तो शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। और एक मादा में जब अंडाणु बनेगा तो उसके अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। जब वो अंडाणु और एक शुक्राणु मिलेगा तो 23 और 23 वापस से अगला जो युग्मनज आएगा, अगला जो पीढ़ी आएगा उसमें कितने हो जाएंगे? 46 के 46 बराबर, यानी कि 23 के 23 जोड़ी में आ जाएंगे। ठीक, उसमें से जो एक नर का युग्मक है जैसे कि आपका शुक्राणु, उस शुक्राणु में कितने? 23। अंडाणु में भी कितने? 23। अब उस 23 में से 22 को कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। 22 गुणसूत्र को कहते हैं कि हम लोग अलिंगी। चलिए यहां पे समझते हैं थोड़ा सा, देखना। ये एक शुक्राणु हो गया। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है? तो 22 प्लस XY। ठीक है, और एक मादा के अंडाणु में क्या मिल रहा है? 22 प्लस XY नहीं XX। ठीक है, तो ये 22 जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो 22 है इसको भी कहा जाएगा क्या? अलिंगी गुणसूत्र। यानी कि इस XY को जो मिलता है नर में और इस XX को जो मिलता है मादा में, इन दोनों को क्या कहा जाता है? लिंगी गुणसूत्र। तो ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, यानी कि टोटल मिला के क्या हो गए? X। जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन करते हो आप ना, कॉमन जैसे क्या? ये 4 प्लस 4, तो क्या कर सकते हो आप? इसका कॉमन कर सकते हो क्या? 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी क्या? X ये क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि X और दूसरा कौन? Y। तो X और Y जो है ये कहने का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं हमारे लिंगी गुणसूत्र। अब ये डिसीजन लेते हैं कि अगली पीढ़ी कैसी आएगी।
जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 22 क्या है, जोड़ी में है, ठीक है। अब ये टूटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, टूटेगा। यानी कि जब एक शुक्राणु की बात करेंगे तो उसमें क्या जाएगा, एक में जाएगा x, तो किसी एक शुक्राणु में क्या जाएगा, y। वैसे ही जब अंडाणु की बात करें, अंडाणु में तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि उसके पास तो क्या है, x ही है। यानी कि 2 अंडाणु यहाँ पे दिखा रहा हूं तो दोनों में क्या जाएगा, x ही जाएगा, ठीक। यदि ये x वाला शुक्राणु ने क्या किया, इसको भेदित किया, अगला जो युग्मनज बन रहा है, देखो तो कैसा बन रहा है, x बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये अगला जो बच्चा आएगा वो क्या आएगा, लड़की के रूप में आएगी। और ये क्या बन रहा है यहाँ से, x y, और x y किसको निर्धारित करता है, एक लड़के को निर्धारित करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिंग निर्धारण जंतुओं में होता है, ठीक उसी प्रकार से लिंग निर्धारण कहां पर होने वाला है इस बार, टेरिडोफाइट। यानी कि यहां भी अगला वाला शरीर जो होगा वो नर आएगा या मादा आएगा, उसका निर्णय लिया जाएगा। यानी कि इस पुमणु के अंदर यदि x वाली स्थिति होगी, ठीक है, तो अंड के अंदर तो हमेशा क्या होगी, x वाली स्थिति होगी। तो यहां से जो इनका अगला पीढ़ी आएगा, जो युग्मनज आएगा, वो कैसा आएगा, x आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो मादा के रूप में आ जाएगा। अब मादा के रूप में होगा तो क्या बोलेंगे उसको, कि उसकी जो पत्तियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, गुरु बीजाणु पर्ण। उसका क्या मिलेगा, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। और यदि यहां से क्या आ रहा है, y वाली स्थिति आ रही है, यहां से तो हमेशा x ही रहेगा। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, x y। इस स्थिति में जो अगला पौधा आएगा उस पे जो पत्ती मिलेगी उसको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु पर्ण। यानी कि यहाँ पर ठीक जंतुओं के जैसा क्या होगा, लिंग का निर्धारण किया जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये कौन हो गया, युग्मनज। अब युग्मनज क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा क्या, ठीक है। अब भ्रूण का निर्माण करेगा, फिर स्थल पर आ जाएगा। स्थल पर आ जाएगा तो क्या नाम देंगे इसको हम, बीजाणुद। और एक टेरिडोफाइट कैसा होता है, बीजाणुद्भिद ही होता है ना, ठीक है। तो ये था क्या बच्चा, टेरिडोफाइट का एक अलग सा और जीवन चक्र। यानी कि ये जीवन चक्र किस पर आधारित है, एक लिंगी शरीर पर आधारित है। जबकि इससे पहले जो देखा है आपने क्या है, वो द्विलिंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, मार्सिलिया। मिटा दें, चलिए बात समझ में आ गई है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब 2 वर्ड यहां पे और आएंगे। देखिए पहला वर्ड है समबीजाणुता, और दूसरा है विषम बीजाणुता, ठीक है। अब आज से पहले जो आपने टेरिडोफाइट का जीवन चक्र देखा था, क्या वहां पर हमने बीजाणु के बारे में ऐसा कुछ कहा था कि ये नर का बीजाणु है, ये मादा का बीजाणु है, दोनों क्या थे, समान थे। तो वैसा परिस्थिति जहां पर नर का यानी कि बीजाणु और मादा का बीजाणु अलग अलग नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक ही शरीर में बन रहा था, शरीर उनके लिए अलग अलग नहीं था, ऐसी स्थिति क्या कहलानी चाहिए, समबीजाणुता या विषम बीजाणुता, समबीजाणुता। अब यहां पर जो आज आपने जीवन चक्र देखा है, ठीक है, जैसे मार्सिलिया का, तो मार्सिलिया में क्या था, तो कहीं ना कहीं नर बीजाणु जो है अलग शरीर में बन रहा है, मादा बीजाणु अलग शरीर में बन रहा है। ऐसी परिस्थिति क्या कहलाएगी बच्चा, विषम बीजाणुता। कोई दिक्कत, ठीक है। तो सीधा सीधा एग्जांपल आएगा कि टेरिडोफाइट, मतलब क्वेश्चन के रूप में कैसे आएगा कि टेरिडोफाइट का उसका या फिर उस टेरिडोफाइट का एक उदाहरण बताइए जिसमें क्या देखने को मिलता है, विषम बीजाणुता, ठीक है, क्लियर। मार्सिलिया, और कौन आएगा, साल्विनिया भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। साल्विनिया, और साल्विनिया भी लिख लीजिएगा। मार्सिलिया जहां पे लिखा है ना वहां पे लिख लीजिएगा साल्विनिया। वहां पर भी क्या पाया जाता है, विषम बीजाणुता पाया जाता है। अरे तो वो हमने केवल टेरिडोफाइट समझाया था ना वहां पे, तो वहां पे टेरिडोफाइट का एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। और ज्यादातर कैसा पाया जाता है टेरिडोफाइट में, तो याद रखना कैसा होता है, ज्यादा से ज्यादा समबीजाणुता होती है। यानी कि ज्यादातर कैसे मिलते हैं, समबीजाणुता वाले मिलते हैं। बहुत कम होंगे जो कैसे दिखाएंगे अपने आप को, विषम बीजाणुता। चलिए अब इसके प्रकार में फटाफट आते हैं बच्चा, समय बहुत कम है। 4 प्रकार है, देखते कितना प्रकार इसका खत्म होता है।
अगला हेडिंग लेकर आइएगा टेरिडोफाइट के प्रकार। टेरिडोफाइट के प्रकार। क्या कह रहे हो? सिलेजिनियला, हाँ वो संबीजाणुता में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, इसके 4 प्रकार हैं। ठीक, इसमें से पहला प्रकार हम स्टार्ट करते हैं, सिलोप्सीडा। ये पहला प्रकार है कि आपका टेरिडोफाइट का सिलोप्सीडा। मात्र 2-3 बिंदु आएंगे, बस उसको दिमाग में रखिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये प्रकार सुनने का प्रयास करिए, इधर बाद में लिखिएगा। सबसे पहला बिंदु, इन सिलोप्सीडा को कहा जाता है प्राचीनतम टेरिडोफाइट, यानी कि सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें, सबसे पहले कौन आया? मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद पादप, फिर जंतु। ठीक है, मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, कवक पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? पादप, यानी कि वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं। अब वनस्पति में भी कहीं ना कहीं हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन, क्या? क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस सबसे पहले आए हैं हमारे धरती पे, यानी कि बिना बीज वाले पौधे पहले आए हैं धरती पे। फिर आया कौन? बीज वाला। अब बिना बीज वाले भी कितने हैं? 3, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। यानी कि सबसे पहले आया थैलोफाइट, जो जल में रहता था। फिर आया कौन? ब्रायोफाइट, जो जल पर निर्भर था लेकिन आ गया कहां पर? स्थल पे। फिर आया कौन? टेरिडोफाइट, जो पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्थलीय हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसका शरीर भी क्या हो गया? विभेदित हो गया। ठीक, फिर आगे हमने क्या देखा, ये जो टेरिडोफाइट है इसके भी क्या है? 4 प्रकार हैं। तो टेरिडोफाइट के जो 4 प्रकार हैं, इनमें सबसे पहले कौन आया है? सिलोप्सीडा आया है। इसीलिए इसको क्या बोला है? प्राचीनतम टेरिडोफाइट। यानी कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जो टेरिडोफाइट है वो कौन है? सिलोप्सीडा। ठीक है, और सबसे पहले आया है तो सबसे पहले संवहन ऊतक भी आया होगा इसमें। तो याद रखना कि सर्वप्रथम संवहन ऊतक किसमें मिला होगा? सिलोप्सीडा में मिला होगा। तीसरा बिंदु याद रखिएगा, आज के डेट में वर्तमान में सारे के सारे सिलोप्सीडा जो है विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। एकमात्र बचा हुआ है, उसको एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। जो बचा हुआ है यानी कि आज भी हमारे पृथ्वी पर वो उपस्थित है। ठीक है, लेकिन वो कब गायब हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो वो है आपका सिलोटम। ठीक है, कौन है? सिलोट। अरे जम लिख दिए, वो आपका चेहरे देख के पता चला कि कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, सिलोटम। अब इसको याद कैसे रखना? तो याद रखना कौन? सिलोप्सीडा। इसी से याद रखना क्या? सिलोटम। यानी कि सिलोप्सीडा की लगभग सारी की सारे पादप खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। एकमात्र बचा है कौन? आपका सिलोटम। इसको भी ना एक नाम दिया गया है। अरे मैंने टेरिडोफाइट की बात की, सारे पादप की बात नहीं कर रहा। क्या लिख रखा है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में कौन? सिलोप्सीडा है। भावनाओं में मत बहिए बच्चा, यहाँ पे कुछ लिख रखा है ना। क्या लिखा है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का सबसे पहला कौन आया? सिलोप्सीडा। सिलोप्सीडा सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पादप यदि मैंने वर्ड यूज किया तो किसके लिए? सिलोप्सीडा के लिए। क्या सिलोप्सीडा पादप नहीं है ना? तो क्या मैंने बोला संपूर्ण पादप खत्म हो चुका है? असंपूर्ण भी कहूं तो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने हेडिंग में ले रखा है क्या? सिलोप्सीडा। ठीक है, तो तनिक कॉमन सेंस सही जगह पे लगाइए। देखो क्या हुआ, सारे के सारे सिलोप्सीडा खत्म है, सिवाय किसके? सिलोटम के। ये भी खत्म होने के कगार पर है, यानी कि कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है, जीवित जीवाश्म। जीवाश्म किसको कहा जाता है? किसी के अवशेष को कहा जाता है। किसी जीव का जब अवशेष मिल जाता है हमको, उसका बचा हुआ भाग मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवशेष कहते।
अवशेष या जीवाश्म नाम दिया जाता है। और अभी ये जो है जीवाश्म मिलेगा इसका कुछ दिन के बाद, लेकिन अभी कैसा है, ये जीवित है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है क्या, जीवित। जीवाश्म खत्म हुआ क्या आपका, सिलोपसीडा। मात्र 3 बिंदु याद रखिए इसमें। और कुछ क्या क्या है, प्राचीनतम है, सबसे पहले क्या आया, संवहन ऊतक आया, इसके सारे के सारे पादप विलुप्त हो चुके हैं, केवल कौन बचा है, सिलोटम। दूसरा इसका प्रकार लाइकोप्सिडा। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज सुनना ध्यान से, लाइकोप्सिडा हो गया। अब ध्यान दो, इस लाइकोप्सिडा को कहा जाता है क्लब मॉस, ठीक है। अब ये वो वाला मॉस नहीं है, ठीक है, बस नाम दिया क्या, क्लब मॉस। अब क्लब क्या है जानते हो ना, क्लब, डांस क्लब लिखा है यहाँ पे है? कहाँ से तुम्हारा, बड़ी तुम्हारे बुद्धि का विकास हुआ है बाबू, है ना, बहुत डेवलपमेंट हो रखा है। चलो, क्लब का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्लब कैसा है, खैर वो हम क्लब की बात नहीं करें, हमें समझना था कि क्लब का मतलब क्या है। तो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लब कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पादप है ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको, सारी की सारी पत्तियां क्या इसके शीर्ष पर इकट्ठा हो गई हैं क्या, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लब मॉस। यानी कि सारी की सारी पत्तियां एक जगह पर क्या दिख रही हैं इसकी, इकट्ठा है, कहां पर, उसके शीर्ष पर। यानी कि आपका जो लाइकोप्सिडा है, इस लाइकोप्सिडा पादप का जो शीर्ष भाग होगा वहां पर सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाएंगी, इकट्ठा होंगी, या सारी पत्तियां कहां मिलेंगी, शीर्ष भाग में मिलेंगी। इसलिए ऐसी स्थिति के कारण क्या कहते हैं इसको, क्लब मॉस कहते हैं। पहला बात समझ में आया, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये लघु पर्ण है कि दीर्घ पर्ण है? जब पत्ती तना से छोटी है तो क्या कहेंगे, लघु पर्ण। आईसी में अगर ऐसे हम दिखा दे, लो अब क्या हो जाएगा, दीर्घ पर्ण हो जाएगा। तो याद रखना, लाइकोप्सिडा में जो भी पादप आते हैं उनमें केवल और केवल क्या मिलता है, लघु पर्ण, ठीक है, क्लियर है। किसमें आ रहा है लघु पर्ण, लाइकोप्सिडा में। और लाइकोप्सिडा में जो लघु पर्ण है इनको नाम दिया जाता है कुछ, 2 प्रकार का नाम है इसका, कोन और दूसरा है एस्ट्रोबिलस, ठीक है, एस्ट्रोबिलस, ठीक है। चलो हो गया यहाँ पे। अब क्या रह गया इसका, क्लब मॉस, लघु पर्ण, कोन, एस्ट्रोबिलस। अब रह गया मात्र इसका एक एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल में ले लीजिएगा बच्चा, सिलेजिनेला। अभी कोनो मत कहना कि सॉरी तो आप टेरिडोफाइट में लिखवाए थे सिलेजिनेला, है ना, तो टेरिडोफाइट ही पढ़ रहे हैं बस। हाँ बिल्कुल आएगा। देखो वो परिस्थिति अलग थी, जितने भी टेरिडोफाइट हैं, जैसे अभी आप क्या देखे इससे पहले, अभी देख रहे हैं क्या, लाइकोप्सिडा, इससे पहले क्या देखा, सिलोप्सिडा। तो क्या उनका जीवन चक्र नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जीवन चक्र के आधार पे हमने देखा, उनका नाम अलग अलग किया। अब इस बार क्या देख रहे हैं, इनको वर्गित किया गया, या फिर आप क्या कह सकते हो कि हम लोग टेरिडोफाइट का क्या देख रहे हैं, वर्ग देख रहे हैं। कि टेरिडोफाइट को कितने वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। खत्म हुआ आपका दूसरा प्रकार, हो गया। तीसरा, हाँ तीसरा पढ़ के जाओ। अच्छा
तो नहीं कहे कि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए फंस जाता हम लोग का। हाँ तब तीसरा है स्पिनॉप्सिडा। अरे बस 2-3 बिंदु है, सुनो ठीक है। सबसे पहला बिंदु सुन लो, पहले लिखना वाला काम बाद में आराम से करिएगा। स्पिनॉप्सिडा इसको कहा जाता है बच्चा, याद रखना, हॉर्स टेल। इसको नाम दिया गया है क्या? हॉर्स टेल। यदि आपसे सवाल आ जाए ऐसा कि पादप जगत में किस पादप को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, अगर टेरिडोफाइट होगा तो टेरिडोफाइट टिक कर दीजिएगा, या फिर स्पिनॉप्सिडा रहा तो स्पिनॉप्सिडा, ठीक है। क्योंकि अगर स्पिनॉप्सिडा नहीं है तो ये किस में आएगा? टेरिडोफाइट में आएगा, ठीक है। चल तो हॉर्स टेल नाम दे दिया। दूसरा बात, जो मुख्य बात है इसमें, जो भी स्पिनॉप्सिडा के अंतर्गत आते हैं, इसके पर्ण में, पर्ण यानी कि पत्ती में, और इसके शाखा में मिलता है सिलिका। अब सिलिका का है बच्चा, हाँ, और उसी में कहीं ना कहीं आप आगे कह सकते हो कि ये क्या है? बालू है, ठीक है। बालू में क्या होता है? सिलिका होता है। अब बालू क्या खुरदुरा है क्या? ठीक है। अब सोचो कि जिसके तना में और जिसके पत्ती में क्या मिल रहा है? सिलिका मिल रहा है। अब बताओ कि क्या ये खुरदुरा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब जानते हो क्या होता है? जंगल में मिलेगा ये सब, ठीक। अब जंगल में चल रहा है तेज हवा, ठीक है। अब दोनों के दोनों आपस में कौन? स्पिनॉप्सिडा, या चारों तरफ स्पिनॉप्सिडा पड़े हुए, ये आपस में टकरा रहे हैं। क्या वहां चिंगारी उत्पन्न होगी क्या? क्योंकि क्या है? ये खुरदुरी है, हार्ड है। तो याद रखना कि जंगल में आग लगने के पीछे का कारण जो होता है, आग लगने का कारण कौन है बच्चा? आग लगने का कारण स्पिनॉप्सिडा है। यानी कि जंगलों में यदि आग लगती है तो इन्हीं के वजह से लगती है, ठीक है। बस काम खत्म। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, इक्विसेटम। ये चौथा वर्ग है आपके टेरिडोफाइट का, टेरोप्सिडा। चलिए, सबसे पहला बिंदु याद रखेंगे इसमें क्या आप, कि टेरिडोफाइट में जितने भी पादप हैं, तो इनमें से ज्यादा पादप इसी वर्ग में रखे गए हैं। पहला बिंदु क्लियर हुआ? क्या कहा पहला बिंदु? कि पादप जगत में, कौन सा पादप जगत? टेरिडोफाइट, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में जितने भी पादप हैं, उस सभी के सभी में से सबसे ज्यादा कहां पे रखा गया है? टेरोप्सिडा में रखा, ठीक है। दूसरा, इनमें जिन पादपों को रखा जाता है, इसमें टेरोप्सिडा में। टेरोप्सिडा क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। तो इनमें जिन पादपों को रखा गया, उन पादपों को कहा जाता है फर्न। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट का वो वर्ग, आपसे सवाल आएगा क्या कि टेरिडोफाइट के उस वर्ग का नाम बताइए जिस वर्ग में किसको रखा गया है? फर्न को। कौन सा वर्ग है? टेरोप्सिडा, ठीक है। अगला बिंदु, ये जो पादप है, अब जरा खुद से बताना कि मैं इसे लघु पर्ण कहूं या दीर्घ पर्ण कहूं, ठीक है। याद रखना कि इस वर्ग में जो भी पादप आते हैं, इन पादपों में क्या मिलता है? दीर्घ पर्ण मिलता है, ठीक है। दीर्घ पर्ण के साथ साथ, चलो एक और यहां पे दीर्घ पर्ण दिखा देते हैं। याद है किसी को वो बीजाणुधानी? ये लो बीजाणुधानी, एक और बीजाणुधानी, एक और क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या?
इससे पहले भी आपने बीजाणुधानी देखी थी, पत्तियों पर मिल रही थी बीजाणुधानी। क्या सभी पत्तियों पर मिल रही थी कि एक पत्ती पर मिल रही थी? एक पत्ती पर, यानी कि कोई एक खास पत्ती थी और उस खास पत्ती का नाम हमने क्या दिया था? बीजाणु कर्ण। और यहाँ पर एक खास चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ के पादप यानी कि टेरोप्सिडा के जो भी पादप है उन सभी को बोला हमने फर्ण। यहाँ पर पाए जाने वाले सारे के सारे पत्तियां कैसी हैं? दीर्घपर्ण। और साथ ही साथ सभी के सभी दीर्घपर्णों पर क्या मिल रहा है? बीजाणुधानी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि प्रत्येक पत्तियों पर क्या मिल रहा है? बीजाणुधानी। खत्म। बस 4 बिंदु आप याद रखें इसमें। क्या क्या? सबसे पहला बिंदु कि ज्यादा से ज्यादा इसी वर्ग में रखा गया है। दूसरा, इस वर्ग में रखे गए पादपों को फर्ण कहते हैं। तीसरा, इसमें जो भी पादप रखे गए उन सभी पादपों में क्या मिलते हैं? दीर्घपर्ण। और उसके साथ साथ प्रत्येक दीर्घपर्ण में क्या मिलता है? बीजाणुधानी मिलती है। या फिर आप ऐसा लिखो कि प्रत्येक पर्ण पर बीजाणुधानी मिलती है या होती है। ठीक है, डन। खत्म करिए फटाक से इसको बच्चा। साउंड थोड़ा सा ये। हाँ चंदन जी, गुड मॉर्निंग। क्लास में हाँ, तो मॉर्निंग में 8:30 बजे खत्म हो जाएगा। हो गया? मिटाए? बस वो एग्जाम्पल पे ही तो आ रहे हैं बच्चा। देखिए इसका एग्जाम्पल, ओफियोग्लोसम और दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा सिलियोटियम। ओफियोग्लोसम और सिलियोटियम, दो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके टेरोप्सिडा के। और इसी के साथ अब खत्म होता है क्या? हमारा टेरिडोफाइट। अब क्या स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को? आवृत बीजी, अनावृत बीजी। गड़बड़ा जाते हैं कभी कभार आप भी। अब ये हो जाए तो आप लोग अनावृत बीजी को हेडिंग में लेकर के आइएगा।
जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। हो गया? चल, अब याद है आपको वाइकलर सर क्या कहा था उन्होंने भाई कि पादप जगत कितने भाग में है? दो, पहला क्रिप्टोगैमस, दूसरा फिनेरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस में वे पादप आते थे जिनमें बीज नहीं बनते थे, फल नहीं बनते थे, ठीक है, जिसमें हमने तीन पढ़ा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यानी कि हमने क्रिप्टोगैमस खत्म कर लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिनेरोगैमस। तो सबसे पहला बिंदु तो यहीं पर हो जाएगा, ये एक प्रकार से या एक प्रकार की फिनेरो गेमस है, आ जाएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार के फिनेरोगैमस है, या फिर ऐसा ना कहे कि सीधा लिखो बीज युक्त फिनेरोगैमस। क्या इनमें बीज बनता होगा? अब अनावृत बीजी में बीज बनता है, ठीक है। समझो थोड़ा सा कि आपके क्रिप्टोगैमस, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ना तो इसमें बीज बनता है ना ही इसमें फल बनता है। अब जब बीज नहीं था, फल नहीं था, इसीलिए तो हम लोग क्या देखते थे इसका? पीढ़ी एकांतरण। बीज से क्या फायदा होता है? उसकी अगली पीढ़ी आएगी। मान लो आपके पास आम का पेड़ है और उस आम का बीज है, तो क्या करोगे आप? आम के बीज से उसकी अगली पीढ़ी को ले आओगे ना, ठीक है। तो यदि बीज है आपके पास तो आसानी से अगली पीढ़ी क्या हो जाएगी? आ जाएगी। और यदि बीज ही नहीं है तब तो भैया अगला पीढ़ी कैसे आ रहा है ये तो देखना समझना पड़ेगा। इसलिए हमने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों में क्या देखा था? पीढ़ी एकांतरण की, आखिर इसकी अगली पीढ़ी आ कैसे रही, ठीक है। अब यहां पर क्या हमने देखा कि भाई अनावृत बीजी में बीज आ गया है लेकिन फल नहीं आया। जब पढ़ेंगे आवृत बीजी तो वहां पर बीज तो होगा ही होगा, बीज के साथ साथ क्या बनेगा? वहां पर फल भी बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या है हमारे पास? अनावृत बीजी। तो पहला बिंदु क्या लिखा कि बीज युक्त फिनेरोगैमस है, यानी कि ये ऐसे फिनेरोगैमस की श्रेणी में आते हैं जिनमें क्या मिल चुका है? बीज मिल चुका है या बीज युक्त है। दूसरा बिंदु याद रखेंगे क्या? बीज आवरणहीन होता है, यानी कि इसके बीज पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी तुलना एक आवृत बीजी से करूं तो देखो थोड़ा सा क्या अंतर आएगा। आप ना जितने भी पुष्प देखते हो ना, तो वो सीधा सीधा समझ लेना कि वो कौन सा पादप है? आवृत बीजी पादप है। यदि आपको पुष्प दिखा तो, और एक तरफ रखते हैं अनावृत बीजी को, बस समझने के लिए। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग अनावृत बीजी, बस थोड़ा सा अंतर दोनों में समझने के लिए हमने लिखा है आवृत बीजी को भी। अब ये लो पादप, साथ ही साथ इस पादप में क्या होंगी? जड़ें होंगी। जड़ों के साथ साथ क्या होंगी? इसकी तने होंगे। तने के साथ साथ इनमें पत्तियां भी होंगी। और कौन सा है? आवृत बीजी है ना, तब इस पर क्या मिलेगा बच्चा? आपको पुष्प भी मिलेगा। पुष्प भी मिल रहा है, ठीक है। यहां पे देखिएगा पादप, इसकी जड़ें हो गई, तनाएं शाखाएं हो जाएंगी, पत्तियां हो जाएंगी, लेकिन पुष्प इसमें नहीं होगा। अब देखो यहां पे जो पुष्प है, इस पुष्प में क्या चीजें मिल रही हैं? अंडाशय मिल रहा है,
ठीक है। अंडाशय के साथ साथ क्या मिल रहा है इसका, स्त्री केसर। आप पूरा का पूरा कह लो कि क्या मिल रहा है, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर बना होता है 3 भाग से, अभी आएगा इसके बाद अगला 5वां चैप्टर आपका आएगा जहां पे पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की आकार की, तो वहां पे पुष्प को बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या कि क्या आपने जाना है ना कि वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, फिर क्या होता है, अंडाशय होता है। इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर जो होता है वो क्या होता है, मादा जनन अंग होता है एक पुष्प का। यानी कि क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा स्त्री केसर मिल रहा है। और क्या मिल रहा है यहाँ पर, पुंग केसर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी। पुंग केसर कौन है, नर जनन अंग, दोनों चीजें मिल रही है। ठीक है, और इसके अंदर, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर क्या मिल रहा है, ये देखो कौन है, ये बीजांड। ठीक है, तो ये जो बीजांड है वो किसी आवरण में बंद है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लें अगर इसको समझने के लिए, तो ये हो गया क्या हमारा, ये बीजांड, और ये बीजांड बंद है किसमें, अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो ये आपने इतना तो समझा है कि जब इसके अंदर निषेचन होगा तो इसका ये कौन है, बीजांड है। और ये बीजांड जब निषेचन कर लेगा तो निषेचन करके बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। और ये कौन है, अंडाशय का आवरण है, ये है आपका अंडाशय। तो ये अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। यानी कि जहां बीज होगा, बीज के ऊपर एक आवरण होगा, किसका आवरण होगा, फल का आवरण होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, आवृत बीजी। आवृत माने आवरण, किसके ऊपर आवरण, बीज के ऊपर आवरण होगा। ठीक है, वो आवरण किसका है, अंडाशय का है, जो आगे चल के क्या बना रहा है बच्चा, फल बना। ठीक, अब आइए थोड़ा सा अनावृत बीजी को समझे। अनावृत बीजी में क्या दिख रही है, पत्ती दिख रही है। इस एक पत्ती पर क्या मिल रहा है, कि कौन, हम इसको आवृत कर दिए, सॉरी यार, तो आवृत होगा ही नहीं यहाँ पे। ये सीधा सीधा कौन दिख रहा है आपको, बीजांड। यानी कि ये जो बीजांड है किसी आवरण में नहीं है, बस एक पत्ती के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, अब जब इसमें निषेचन होगा तो ये कौन है, बीजांड है। जब निषेचन होगा तो बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। अब क्या इस बीजांड के ऊपर कोई आवरण है ही नहीं आवरण कोई। ठीक है, तो क्या इस बीज के ऊपर कोई आवरण आएगा क्या, नहीं आएगा ना। इसीलिए ऐसे पादपों को क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, अनावृत बीजी। यानी कि ऐसा पादप जिसके बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, ऐसे पादपों को नाम दिया जाता है क्या, अनावृत बीजी। और आवृत बीजी में क्या है, तो इसके बीजांड के बाहर क्या होता है, आवरण। किसका आवरण, अंडाशय का आवरण, जो निषेचन के पश्चात बदल जाता है किसमें, फल में। आज जब उत्पाद की बात करेंगे तो बीज जो होगा वो अंदर होगा, फल जो होगा इसके ऊपर होगा, बाहर होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, आवृत बीजी। क्या पढ़ रहे हैं, अनावृत बीजी। तो यहाँ पर हमें तीसरा बिंदु, 2 बिंदु हो गया यहाँ पे। तीसरा बिंदु क्या मिल जाएगा आपको, कि अनावृत बीजी में जो बीजांड होता है, इसके बीजांड के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनावृत बीज, बीजांड। हाँ कह सकते हो कि अनावृत क्या होता है, बीजांड होता है, यानी कि इसके बीजांड पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं। खत्म करें फटाक से इसको भी जरा। अच्छा, इसके साथ साथ और एक बिंदु यही पे समझ लो, इसका मुख्य पादप शरीर देखो, थैलोफाइट को याद करो, मुख्य पादप शरीर कैसा था, युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइट कैसा था, मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद। टेरिडोफाइट कैसा था, बीजाणुद्भिद। अब देखो टेरिडोफाइट बीजाणुद्भिद है, अनावृत बीजी भी बीजाणुद्भिद है, और आपका आवृत बीजी भी क्या हो जाएगा, बीजाणुद्भिद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, इसका मुख्य शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद। जबकि टेरिडोफाइट, उसके बाद अनावृत बीजी, फिर उसके बाद आवृत बीजी, इन तीनों का जो मुख्य पादप शरीर होगा वो कैसा होगा, बीजाणुद्भिद होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, बीजाणुद्भिद है, चौथे नंबर में। इसका मुख्य पादप शरीर है बीजाणुद्भिद। चलो फटाक से जल्दी खत्म कर लो, और भी कुछ बिंदु बचे उसको भी देखते हैं हम लोग।
हो गया। कहाँ बतिया हो सब, 1 मिनट नहीं लगता है, बस गुनगुनाना चालू करती हो सब। देखो अब बात करते हैं इस अनावृत बीजी में मिलने वाले संवहन ऊतक के बारे में। संवहन ऊतक, और संवहन ऊतक लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टेरिडोफाइट को तो याद ही होगा आपको, टेरिडोफाइट में कौन कौन सा संवहन ऊतक मिलता है। ठीक है, उसके बाद जाइलम तो वहीं से आया था ना, जाइलम फ्लोएम वहीं से कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुआ है जाइलम और फ्लोएम का। तो ऐसा भी कहना था कहीं ना कहीं क्या कि वो कौन सा श्रेणी है, वो कौन सा पादप है जिसमें सर्वप्रथम क्या मिला था देखने को, संवहन ऊतक। कौन था, टेरिडोफाइट। आइए जी सवाल कर दें, बच्चा खड़ा हो जाइएगा जरा, आप ही की बात कर रहे हैं, कहाँ पीछे देख रहे हैं। हाँ आप बताइए, टेरिडोफाइट में वो कौन सा वर्ग है जिसमें सर्वप्रथम संवहन ऊतक मिला था।